नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेन पेज की बात करें तो 2 आर्टिकल्स है, 2 के बारे में हम समझेंगे। एक तो असमीज़ पीपल की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस डिफाइन की हुई है, जानेंगे पूरा। दूसरा, गुजरात में रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर के अभी ट्राइबल प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो वो पूरा माजरा क्या है वो जानेंगे। तो ये 2 आर्टिकल से पहले इनको देखेंगे, फिर न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। देखो, पिछले हफ्ते की बात है कि असम गवर्नमेंट द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि लगभग 1.44 लाख फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है 31 जनवरी 2021 तक। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके पीछे जो डेफिनेशन यूज़ की गई है वो 1985 का जो असम अकॉर्ड है उसके बेसिस पे फाइनलाइज हुआ है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 1,44,000 जो फॉरेनर्स आइडेंटिफाई हुए हैं ना, उनमें से बोला 30,000 को तो हमने डिपोर्ट कर दिया, मतलब देश से रिटर्न कर दिया, जहाँ से आए थे वहाँ पर उनको भेज दिया दूसरे देशों में। अब सवाल ये है कि ये जो डेफिनेशन पिक की हुई है 1985 के असम अकॉर्ड के हिसाब से, वो किन किन को असामीज़ बोलता है। तो एक तो वर्ड आता है एक्सोमिया जनगण, दैट मीन्स असामीज़ पीपल, एक तो ये वर्ड यूज होता है उसमें। दूसरा एक है खिलौंजिया, इसका मतलब इंडिजीनस, मतलब वहाँ के लोकल लोग, नेटिवली लोग, पुराने, बहुत पुराने टाइम से। और तीसरा आबिद बाशिंदा, आदि बासिंदा, जिसका मतलब हो गया ओरिजिनल इनहैबिटेंट। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं वो असमीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए गए हैं असम अकॉर्ड ऑफ 1985। अब सवाल ये है कि ये असम अकॉर्ड है क्या। देखो, 1985 के टाइम तक ज़बरदस्त एक मूवमेंट चला था असम में कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो असम में आके सेटल हो गए, बोले उन लोगों ने असम के जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी आइडेंटिटीज़ को कहीं ना कहीं साइड में करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोकल्स हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और एक थी ऑल असम गण संग्राम परिषद, इन दोनों ने बहुत गजब का मूवमेंट चला रखा था उस टाइम पे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलकर के इन दोनों इंस्टीट्यूशन को साथ में लिया, ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लिया और एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया 1985 में, और उसी को बोल दिया जाता है असम अकॉर्ड। जिसमें ये था, ये जो एक मूवमेंट था ना वो चला था 1979 से 85 तक कि भाई बांग्लादेश से जो लोग भी माइग्रेट करके असम में आए हैं उनको निकाला जाए। तो ऐसे में इसमें ये जो असम अकॉर्ड था ना, इसमें ये था कि मार्च 24 1971 से पहले जो लोग भी आकर के असम में सेटल हो गए उन लोगों को असमीज़ कंसीडर किया जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि उनमें से एक्सोमिया जनगम या दूसरी डेफिनेशन किलोंजिया या फिर आदि बाशिंदा, इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे तो उनको लोकल असमी कंसीडर कर लिया जाएगा। देखो, ये 1985 का असम अकॉर्ड था, तो ये अपने आप में बहुत ही डिले से होया हुआ एक एग्रीमेंट था, जबकि आपको पता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी का जो फर्स्ट अपडेशन था ना वो वहाँ पर जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए ना उसके जस्ट बाद में ही हो गया था, 1951 में ही। देखो, एनआरसी के तहत ये देखा जाता है कि किसी भी स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उनमें से एक्चुअल में इंडियन कौन है। तो इंडियन से पहले, अगर हम इंडियन के अलावा अगर एक आइडेंटिटी असम के लोगों की बात करें तो असमीज़ हैं, तो उनकी डेफिनेशन जो है वो इतनी क्लियर नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये डिफाइन करना ज़रूरी क्यों है, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन असमीज़ पीपल। देखो, असम अकॉर्ड में एक क्लॉज है 6 जो ये कहता है कि जो भी असमीज़ पीपल होंगे, जो भी आसाम के लोग होंगे जिनको असमीज़ पीपल बोला जाएगा 1985 के इस अकॉर्ड के तहत, उसमें उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड मिलेगा। साथ में उनको उनकी जो कल्चर है, उनकी सोसाइटी है, उनकी लैंग्वेज है, उनको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के भी एफर्ट्स किए जाएंगे इन मतलब सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि असम के जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन लोगों को इतने अधिकार मिल जाएंगे जिससे कि उनकी सोसाइटी, उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ये सब प्रिजर्व हो पाएगी। तो ऐसे में असमीज़ पीपल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो ही जाता है। क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है।
1971 की जो कट ऑफ डेट रखी गई थी इस अकॉर्ड में, इसके लिए कई बार ये आता है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बोले इनएडिक्वेट है, इसमें डेफिनेशन कुछ और क्लियर होनी चाहिए थी कि 1971 से पहले भी बहुत से लोग जो थे वो बांग्लादेश को छोड़ करके इंडिया में आए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1950 या 1947 से लेकर 1971 के टाइम पे बहुत लोग आ गए थे बांग्लादेश को छोड़ करके, जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। या फिर ये कहो, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 1826 का वो टाइम जब असम को ब्रिटिश इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया था, उसके पहले जो लोग रहते हैं केवल उनको असमीज डिक्लेयर करो। तो ऐसे में एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में अलग अलग डिमांड आ रही है कि 1951 के बाद की जो पॉपुलेशन है उसमें कैलकुलेशन की जाए, 1826 के बाद में जो पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट किया जाए, या 1971 का जो असम अकॉर्ड के हिसाब से डेफिनेशन डिफाइन करने की बात की गई है उसके हिसाब से। तो ये तीन तरीके से अगर डेफिनेशन दी जाए तो आप समझ सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती होगी ऑफिशियल्स के सामने। कुछ लोग तो ये डिमांड करते हैं कि एक्सोमिया जो वर्ड है उसमें वहाँ पर जो दूसरे एरियाज है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल बराक वैली, असम में बराक वैली वाला एरिया अगर देखो तो वहाँ पर बंगाली स्पीकर्स रहते हैं, तो बोले उनको भी रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी जो लोग बंगाली स्पीकर्स है दूसरे एरियाज में भी सेटल है उनको भी देखा जाए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई असमीज तो वो लोग हैं जिन लोगों को असमीज लैंग्वेज बोलनी आती है। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बात यह है कि अभी किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वहाँ पर। तो देखो, अभी देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये डेफिनेशन फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो रखी हैं, जिनमें से 2015 की एक कमेटी जिसमें असम असेंबली के स्पीकर प्रणब कुमार गोगोई ने एक प्रिपेयर किया डेफिनेशन कि भाई असमीज पीपल कौन होंगे। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये था कि वो सब लोग जो कि स्टेट में रहते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनको असमीज लैंग्वेज है वो बोलनी आती है, या फिर कोई भी ट्राइबल डायलेक्ट मतलब असम में रहने वाले जो भी आदिवासी लोगों की लैंग्वेज है वो बोलनी आती है, या फिर कोई भी लोकल या रीजनल लैंग्वेज में उनकी कमांड है। ऐसे में फिर जो छाछर एरिया है वहाँ पर भी रहने वाले जो लोग हैं वो भी, और बराक वैली में रहने वाले लोग हैं वो भी, बोला इन सब को और इनकी फैमिलीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि वो लोग कम से कम 1951 या फिर उसके पहले से असम में रह रहे हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई थी यहाँ पर असम असेंबली के जो स्पीकर थे 2015 में प्रणब कुमार गोगोई के द्वारा। इसके आगे एक डेफिनेशन और बताई जा रही है जो 2019 में डेफिनेशन निकल के आई थी। देखो, ये वो टाइम था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा था, जिसके तहत ये प्रोविज़न था कि हमारे जो 3 नियर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, जिनमें एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, एक अफ़गानिस्तान, जो कि तीनों मोमडन डोमिनेटेड कंट्री हैं। तो बोला इन कंट्रीज़ के जो भी माइनॉरिटी के इंडिविजुअल्स इंडिया में आकर के सेटल हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो बोला उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये अमेंडमेंट जो था ना, तो इस केस में इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सिटीजन्स की जो डेफिनेशन थी ना, उसको इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे कि ये प्रोटेस्ट थोड़ा रोका जा सके। और ये डेफिनेशन क्या आई थी वो देखो कि वो सारे सिटीजन्स असमी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे जो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं वो, या फिर कोई इंडिजिनस कम्युनिटी जो कि वहाँ के लोकल्स ही हैं। मतलब एक तरीके से ब्रॉड एक टर्म देने की कोशिश की कि कैसे भी करके इसको रोका जाए प्रोटेस्ट को। और यहाँ तक कि कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 1951 रख दी थी, पर इससे कुछ आउटकम निकल के नहीं आया। तो ऐसे में अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है। अब 1826 का आपको पता ही है कि 1826 के टाइम पे अभी हमने बात की थी कि ब्रिटिश इंडिया में असम को इंटीग्रेट कर लिया गया था। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई 1826 से पहले जो लोग असम में रहते थे ना, उन लोगों को आप असमीज बोलो। ठीक है, तो ऐसे में डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे असमीज हमने देख लिया, एक्सोमिया जो जनगण थे उनकी बात तो हमने कर ली, एक्सोमिया जनगण मतलब असम के जो लोकल्स हैं उनकी बात। इसके अलावा जो खिलौंजिया वर्ड है
इसको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी है, और आदि बाशिंदा उनको भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा पाया है। तो डेफिनेशन की जो है इशू वो लगातार बनी हुई है असम में कि भाई असमीज लोग किनको बोलोगे, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो सरकार ने तो बोल ही दिया कि 1.44 लाख लोग जो हैं वो 31 दिसंबर 2021 तक इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि असम में रह रहे हैं। उनमें से 30,000 को तो डिपोर्ट कर दिया गया है, वापस भेज दिया गया अपने देश में। और असम के साथ में जो बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है वो एक ही है, दैट इज़ बांग्लादेश। वैसे ऊपर भूटान भी है, पर भूटान से इतना इमिग्रेशन या माइग्रेशन का इशू नहीं है। जो प्रॉब्लम है असम को वो मेन बांग्लादेश के साथ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गुजरात में रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स हैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें आप देखो 3 रिवर्स का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे ऊपर तो है नर्मदा रिवर, फिर ये बीच में है तापी रिवर, और यहाँ पर है ये पर रिवर। इन तीनों को ज्वाइन करने की बात की जा रही है कि मॉनसून सीजन में इन तीनों रिवर्स में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस एक्स्ट्रा पानी को सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया में भेजेंगे। और साथ में जो सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है, बोला उसमें जो एक्सेस पानी है उसको दूसरे कुछ और पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बजट जो आया था अभी उसमें इसकी से संबंधित अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो तब से लेकर अभी तक फरवरी 28 को भी वलसाड धर्मपुर में प्रोटेस्ट हुए, फिर मार्च 5 को व्यारा तापी रिवर के तापी वाले एरिया में ये प्रोटेस्ट हुआ, और इसी के साथ में डांग्स डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। तो ये जो चीज़ है ये क्या शो करती है कि भाई इकोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज़ होना, एक तो कि बड़े प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं तो इसकी वजह से नुकसान होता है वहाँ पर आसपास की इकोलॉजी को। इसके अलावा दूसरा कि वहाँ के जो इंडिजिनस लोग होते हैं, वहाँ के लोकल्स होते हैं, उन लोगों के रहने की जगह हैं वो सबमर्ज हो जाती है, तो उनको मजबूरन अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है 10,211 करोड़ रुपए, और इसके बारे में जो प्लान है वो 1980 के टाइम पे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान उसी के अंडर बता दिया था। और ये प्लान जो है किसने प्रिपेयर किया था? सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के अंडर में आता था। तो प्लान बना हुआ है 1980 का, पर अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसमें टारगेट क्या था कि भाई वेस्टर्न घाट में मॉनसून टाइम पे जो एक्स्ट्रा पानी आता है इन तीनों रिवर्स में, तो उस पानी को हम सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन में पहुंचा सकेंगे। तो ऐसे में एक तो नदी है पर, जो हमने साउथ वाली देखी थी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से ओरिजिनेट होकर के और फिर गुजरात से होती हुई और गल्फ ऑफ केम्बे या कह सकते हैं हम खंबात की खाड़ी में जाके वो गिर जाती है। दूसरी फिर रिवर है तापी, जो कि सतपुड़ा से ओरिजिनेट होकर के, ठीक है, महाराष्ट्र से, और फिर बाद में सूरत जो कि तापी के किनारे ही बसा हुआ है, और उकई डैम वो भी देखो तापी रिवर पर ही बना हुआ है, फिर उसके बाद में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। इसके अलावा नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और फिर वो रिफ्ट वैली से फ्लो होती हुई, तापी और नर्मदा 2 रिफ्ट वैली रिवर्स हैं, दोनों फिर फ्लो होती हुई फिर वाकई पानी कहाँ डाल देती हैं, दोनों की दोनों खंबात की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ केम्बे में। तो ऐसे में ये तीनों रिवर्स को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। इसमें देखो टोटल 7 तो बड़े डैम बनेंगे जिनका नाम देख सकते हो: झेरी, मोहन, कवचली, पाईखेड़, चशमंदवा, चिक्कर, दबदार और कलवान। ये 7 तो बड़े डैम बनेंगे। 3 इंपॉर्टेंट बड़े डाइवर्जन बनेंगे, मतलब पानी को डायरेक्ट करने के सेगमेंट्स तैयार किए जाएंगे। एक का नाम है पाईखेड़, एक का नाम है चशमंदावा और एक का है चिक्कर डैम। ये 3 जो ऊपर के 7 डैम है ना, इनमें से 3 जो है वो वाटर डाइवर्जन का काम करेंगे, और 2 टनल बनेंगी, एक 5 किलोमीटर की, एक 0.5 किलोमीटर की, और ओवरऑल लगभग 395 किलोमीटर की कैनाल भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी। 6 पावर हाउस भी बनेंगे। इस तरीके का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और झेरी डैम जो कि वैसे देखा जाए तो ये नासिक में आ गया, बाकी बचा हुआ केवल एक झेरी डैम है ना, वो ही केवल नासिक मतलब महाराष्ट्र में है। बाकी ये जो जितना भी प्रोजेक्ट की हमने बात किया ना ऊपर, ये सारा गुजरात का पार्ट है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग जो हैं इकोलॉजिकली और अपनी खुद की लाइवलीहुड को कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स तो क्या है?
देखो, एक तो मॉनसून के टाइम पे एक्स्ट्रा पानी होगा तो सौराष्ट्र और कच्छ वाले एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी हो पाएगी। दूसरा, सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है, उससे अभी कच्छ और सौराष्ट्र को पानी सप्लाई होता है। तो बोला अब पानी जब ये पर तापी और नर्मदा रिवर को इंटीग्रेट करने के बाद में जो पानी होगा, उससे सौराष्ट्र और कच्छ की डिमांड जब पूरी हो जाएगी ना, तो बोले सरदार सरोवर का एक्स्ट्रा पानी हम दूसरे पर्पजेस के लिए यूज़ कर लेंगे। साथ में तापी रिवर पर जो उकई डैम है उसमें भी पानी स्टोर होगा, तो और कोई जगह पे उसको यूज़ किया जा पाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक बार ये प्रोजेक्ट पर तापी और नर्मदा रिवर का ये प्रोजेक्ट अगर बन जाता है तो लगभग 2,32,175 हेक्टेयर ज़मीन को और इरिगेशन फैसिलिटी दे दी जाएगी। नर्मदा रिवर का लगभग 23,750 हेक्टेयर को इरिगेट करने की व्यवस्था रखने वाला जितना पानी की क्वांटिटी है वो बच जाएगा। इसके अलावा छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इरिगेशन की व्यवस्था हो जाएगी। तो इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारा हो ही जाएगा। अब देखो, बात ऐसी है, विलेज को क्या इफेक्ट है, डर क्या है, वो सीधी सी बात है। पहली चीज़ कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो पहली चीज़ तो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। भाई, पानी अगर रोका जाएगा, रिवर फ्लो होती है, उस पर अगर आप डैम बनाओगे तो पानी इकट्ठा होगा, आसपास की पूरी ज़मीन को वहाँ पर पानी के नीचे डूबना होगा। तो ऐसी मजबूरियों में फिर उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। वैसे इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें एक तो समस्त आदिवासी समाज, एक आदिवासी समन्वय मंच और एक आदिवासी एकता परिषद है, और कांग्रेस एमएलए नवसरी आनंद पटेल ये भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाला है। और रही सही में गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं तो रूलिंग पार्टी के लिए वैसे टेंशन की बात है, लास्ट में जाते जाते ये भी बोल दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें देखनी थी, वो हमने देखी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो, फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ है कि जो एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1896 है उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार कर रखा है जिसको हम बोल रहे हैं न्यू हेल्थ लॉ। ठीक है, आप देखेंगे उस लॉ का पूरा नाम क्या है, जिसमें 4 टियर सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा। मतलब 4 लेवल पे रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे और साथ में किसके हाथ में क्या पावर होगी वो भी डिफाइन कर दी जाएगी। तो ऐसे में एक तो नया हेल्थ कैडर, जैसे आईएएस आईपीएस का इस तरीके से कैडर क्रिएट होता ना, बोले इसी तरीके से सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज के लिए भी कैडर क्रिएट किया जाएगा। दूसरा, ये जो ड्राफ्ट है इसको जहाँ तक लग रहा है बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस अभी कमिंग जो मॉनसून सेशन है उसमें लाने की बात चल रही है। वैसे तो ये 2017 का जो 2017 से ही जब से हेल्थ पॉलिसी आई है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसी के टाइम से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। बट कोविड ने और एक बूस्ट दे दिया और एक तरीके से अलग तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया। तो ऐसे में एपिडेमिक्स एक्ट ऑफ 1896 है ना, उसको चेंज करने की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे जो एपिडेमिक्स एक्ट है ना, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इन दोनों का यूज़ करके ही कोविड को टैकल किया गया है, जिसमें लॉकडाउन लगाना है, कहाँ पर कितना केस है, ठीक है, कहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी एक्टिविटीज़ रेगुलेट की जाएंगी। तो वो इन दोनों एक्ट्स को साथ में लेकर के की गई थी। पर अब जो ये एक्ट आ रहा है नया, इसमें क्या है कि कैसे भी करके आगे अगर कल को ना कोई इस तरीके की त्रासदी आती है, चाहे फिर वो किसी भी वजह से हो, चाहे बायो टेररिज्म हो, कोई भी हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वेपन यूज़ करे, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या फिर कोई केमिकल वेपन यूज़ करे, या फिर कोई न्यूक्लियर अटैक करे, तो ऐसे इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए अभी जो हमारे पास में एक्ट अवेलेबल है दैट इज़ एपिडेमिक्स एक्ट ऑफ 1897, 96 नहीं 1897। तो इसको रिप्लेस किया जाएगा। साथ में 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल, चारों लेवल पे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाएंगी, जिनकी वेल डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस होंगी कि भाई किसकी क्या ड्यूटी होगी, कितना काम किसको करना है, ये चीज़ें भी फाइनलाइज की जाएगी। जिससे क्या है कि कोरोना जैसी अगर कोई फ्यूचर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसको मैनेज किया जा सके। बाकी देखो डिटेल जो है वो धीरे धीरे जैसे आएगी उनको हम और डिटेल में देख लेंगे। जहाँ तक इस पर एक्सप्लेन पेज आना चाहिए डिटेल में, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। आगे चलते हैं। इसके आगे जो न्यूज़ है दैट इज़ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील है वो होने वाली है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनवील किया जाएगा। जिसमें ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या फ़ायदा होगा वो अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास में लिथियम रिजर्व्स बहुत हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें बैटरीज में लिथियम की जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो फुलफ़िल करने में एक हेल्प मिलेगी।
दूसरा, एक जॉइंट स्कॉलरशिप भी स्टार्ट करेंगे दोनों कंट्रीज मिलके, जिसको बोला जाएगा मैत्री स्कॉलरशिप। इससे क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ले पाएंगे अच्छी क्वालिटी की। इसके अलावा एजुकेशन हो गया, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे हमने लिथियम की बात की, स्पेस की बात, डिफेंस, या फिर आप इनोवेशन, इन सारे सेगमेंट्स में जो है वो कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। तो एक ये आर्टिकल था। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं। 4 मेंबर्स में से एक मेंबर इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया, बाकी जापान और यूएस है ही। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ और है, वो ये कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, वो देखो अभी 2 अप्रैल को इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया इजराइल के जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात करें तो ये 30 साल हो जाएंगे। वैसे तो हमने इजराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया था कंट्री के तौर पे, पर जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं वो हमारी शुरू हुई थी 1992 से। ठीक है, तो ऐसे में पूरे 30 साल हो गए। इसके ये जो अभी नेफ्ताली बेनेट है ना, इनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो उनकी विजिट भी हुई थी, पर उसके बाद में अब इनकी भी विजिट हो रही है। वैसे तो इनकी मीटिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ऑलरेडी हो चुकी है एक बार। कहाँ पे? जो यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, COP26, उसकी साइडलाइंस में दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई थी, पर अभी ये खुद आ रहे हैं विजिट पे। इसके आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो ये कि USA के एडमिरल का ये कहना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडो पैसिफिक कमांड एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो, उनका ये कहना है कि जो चाइना है उसने साउथ चाइना सी एरिया में जो स्पार्टले एंड पार्सेल आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, उनमें से 3 आइलैंड्स ऐसे पिक किए हैं जिनको फुली मिलिट्राइज कर दिया है। इसका मतलब वहाँ पर अपने वेपन डिप्लॉय कर दिए हैं, वहाँ पर अपने मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं चाइना ने। वो लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जबकि आपको पता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ICJ ने भी चाइना को बिल्कुल ये कह दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि भाई यूनिलैटरल कदम ना उठाएं और जितने भी वहाँ पर इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, बोलो उनके साथ एंगेज करके आप आगे बढ़ो। पर चाइना इस चीज़ को मानता ही नहीं है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। इसके आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें तो देखो BBNL और BSNL दोनों मर्ज कर किए जा रहे हैं। BBNL का मतलब हो गया भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और BSNL का मतलब हो गया भारत संचार निगम लिमिटेड। इन दोनों का जो है वो मर्जर जो है जहां तक नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके आगे डीजल प्राइसेस की बात चल रही है कि जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल मार्केट में आप देखो कि हाइक देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर बल्क में कोई भी डीजल खरीदेगा तो 1 लीटर पर 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको। और अगर रिटेल जैसे मान लो कोई 1000 का, 1500 का, 2000 का ऐसे डीजल डलाता है तो उसको केवल जितना नॉर्मल प्राइस अभी चल रही है 90 से 94 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो पे करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। इसके आगे इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है कि क्रिप्टो करेंसीज में जो भी लेन देन हो रहा है ना उस पर GST लगा दिया जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से क्रिप्टो को एक कमोडिटी के तौर पे कंसिडर कर लिया जाएगा। सर्विस तो है ही, सर्विस या फिर गुड के तरीके से देखा जाएगा और फिर उसको एक परसेंटेज स्लैब में डाल दिया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो कम से कम कलेक्ट हो, अगर रेगुलेट भी प्रॉपर नहीं कर पा रही है सरकार तो। क्योंकि इसको करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना, ये तो देखो अभी स्टेट का मतलब सरकारें बिल्कुल रेडी नहीं है। तो ऐसे में बोला कुछ तो कुछ रेगुलेशन हम लगाएं, वो वाली बात है। स्पोर्ट्स पेज पे देखें तो जो इंडियन सुपर लीग है फुटबॉल का कंपटीशन, उसको देखो हैदराबाद ने जीत लिया है। ये 2022 का जो वर्जन था वो है ना। तो ऐसे में हैदराबाद ने केरला को हराया है और वैसे तो 1-1 से टाई हो गया था, फिर पेनल्टी शूट आउट करवाया तो हैदराबाद ने 3-1 से केरला को हरा दिया। इसके आगे नए बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, देखो वैसे तो ये अभी इंग्लैंड में कंपटीशन था तो ये फाइनल तक पहुँचे, पर फाइनल में आके हार गए तो रनर अप ही रहे हैं। पर ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइजिंग स्टार इनको कंसिडर कर सकते हो बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन। ठीक है जी, तो वीडियो थोड़ा डिले हो गया पर आपको मिल गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।